चलो स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कुल हमारे शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड होती है। पिछली क्लास में शुक्रवार को हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, उसका वजन कितना है, कैसी होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि थायराइड ग्रंथि से आपका 98% में कौन से हार्मोन रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती है। और इन थायराइड हार्मोन्स को बनने के लिए आयोडीन मिनरल, आयोडीन खनिज तत्व की जरूरत होती है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये दो होते हैं। T3 का फुल फॉर्म क्या था, ट्राई आइडोटायरोसिन। T4 टेट्रा आइडोटायरोसिन, है ना। कभी कभी टायरोसिन को थायरोक्सिन भी बोलते हैं, तो वो भी सही है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा अगर अगर आपके शरीर के अंदर ये थायराइड हार्मोन्स कम निकलने लग जाएं, हार्मोन्स है कम ज्यादा हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कम निकलने लग जाएं तो कौन कौन सी बीमारी, तो पिछली क्लास याद है मैंने कहा था अगर थायराइड हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन, हाइपो का मतलब है अगर ये आपके शरीर में कम निकल जाए, कम बने तो क्या हो जाएगा। पहली बीमारी थी जिसका नाम था, आप क्या बताओगे बेटा, गोइटर, घेंगा रोग, घेंगा रोग। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन था ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम किसको कहते हैं, सुन लो सुप्रिया। बेटा जब खून के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ना जुड़े, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई और गैसेस आके जुड़ जाएं, तो बेटा इसको मिथेनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसके कारण बच्चे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, बच्चा नीला पड़ जाता है। इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। जो मैंने कहा था कि जब बच्चे के हार्ट में, हृदय में छेद हो जाए तो उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तब बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो गोइटर जिसको हम हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, अगर आप नमक अच्छा नहीं खाएंगे, जिस नमक के अंदर आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं आएगा, तो आपके शरीर में आयोडीन नहीं आएगा तो थायराइड ग्रंथि के पास हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो इसको गोइटर रोग कहते हैं, हम घेंगा रोग कहते हैं। दूसरा बीमारी बताया था हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज में मैंने कहा था हमारे शरीर की खुद की एंटीबॉडीज खुद की ही थायराइड ग्रंथि के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हो जाती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो खत्म होना शुरू हो जाती है ना। चलो अब बात करते हैं बेटा तीसरा, क्रेटिनिज्म, जड़ वामनता। अगर थायराइड ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन्स कम निकलना शुरू हो जाएं, तो तीसरी बीमारी है जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्रेटिनिज्म ना छोटे बच्चों में होती है, ये चाइल्ड में होती है। एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का, इस समय इस बच्चे के बॉडी में बहुत सारी ग्रोथ हो रही होती है। आप जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ पांव सारे ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, धीरे धीरे उसका जो बॉडी है वो ग्रोइंग स्टेज में आ रहा है, इसके शरीर में ऑर्गन्स की ग्रोथ होना शुरू हो रही है, उसके दिमाग की ग्रोथ होना शुरू हो रही है, और उसी समय उस बच्चे के अंदर थायराइड हार्मोन्स कम बन जाए तो इस बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, तो बेटा इस बच्चे का आईक्यू लेवल, अब आईक्यू लेवल क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब इसके शरीर के अंदर ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आप लिख सकते हो इस बच्चे की फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है बेटा, या धीरे हो जाती है। यानी कि इस बच्चे की अच्छे तरीके से शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और मानसिक तौर पे इसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसका आईक्यू लेवल कम रह जाएगा। इस बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जाएंगी इसकी, है ना, मेमोरी कमजोर हो सकती है। तो कहने का मतलब है इस बच्चे का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या हो सकता है, इस बच्चे का लिखिए शारीरिक रूप एवं एवं मानसिक तौर पे कमजोर हो सकता है बच्चों। ये बच्चा मानसिक तौर पर कमजोर बच्चा हो सकता है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय उसकी डाइट वाइट अच्छी रखनी चाहिए आपको। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे में हार्मोन्स बैलेंस्ड रहें। तो अगर किसी बच्चे के अंदर ये थायराइड हार्मोन्स कम हो गए तो उस बच्चे के अंदर अच्छे तरीके से उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मानसिक तौर पे कमजोर रह जाएगा बच्चा, है ना,
क्योंकि ब्रेन जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे उस बच्चे को बहुत अच्छे से क्या चाहिए होता है, हॉर्मोन्स का सहयोग चाहिए होता है। तो हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं उस समय, तो बच्चे की मेंटली और फिजिकली ग्रोथ कम हो सकती है। आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि थायराइड हॉर्मोन्स जब कम निकलते हैं तब एक बीमारी होती है छोटे बच्चों में जिसको क्रेटिनिज्म या जड़ वामनता कहा जाता है। ये बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चौथी बीमारी जो थायराइड हॉर्मोन्स के कम निकलने से लड़कियों में होती है, इस बीमारी को बोलते हैं माइग्जेडेमा। क्या बोलते हैं? माइग्जेडेमा कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होती है। 1 मिनट बच्चों, लाइट कट हो गई है तो ये वापस स्टार्ट होएगा, तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं वापस स्टार्ट कर देती हूँ इसको, है ना। बस 10 सेकंड का वेट कीजिए बेटा, ओनली 10 सेकेंड्स। ये आजकल लाइट कट होती है ना तो ये ऑफ होके वापस ऑन होता है। तो चौथी बीमारी जो थायराइड हॉर्मोन्स के कम निकलने से होती है, इसको माइग्जेडेमा कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होती है, गर्ल्स में होती है ये प्रॉब्लम। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि थायराइड हॉर्मोन्स बैलेंस रहना बहुत जरूरी होता है। किसका? वो होता है लड़कियों का। लड़कियों का, लड़कियों के शरीर के अंदर थायराइड हॉर्मोन्स कम ज्यादा नहीं होने चाहिए भैया। जब होते हैं तो उस लड़की के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस माइग्जेडेमा में क्या होता है, लड़कियों की स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है। अचानक से लड़की का जो वजन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये गले वाला पार्ट या हाथ वाला बाइसेप्स ट्राइसेप्स में, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है, वजन बढ़ जाता है। और महिलाओं में जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो इररेगुलर हो जाता है, यानी कि उनका जो मासिक धर्म चक्र होता है वो इररेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें महिलाओं वाली और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए जब कभी किसी लड़की का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऊपर नीचे हो गया, किसी लड़की का 3 महीने से मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है आपका थायराइड का टेस्ट करेंगे हम, है ना। तो लिखिए 4 नंबर पे जो बीमारी थायराइड हार्मोन के कम होने से होती है उसका नाम है माइग्जेडेमा। माइग्जेडेमा, एडेमा, ये होती है बच्चों सिर्फ और सिर्फ माइग्जेडेमा रोग। ये लिख लेना आप, ये गर्ल्स में होती है, लड़कों में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। अब क्या क्या होता है गर्ल्स में, तो गर्ल्स का अचानक से जो वेट है, वजन है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, जब थायराइड हॉर्मोन्स कम होते हैं तो वजन बढ़ता है, और जब थायराइड हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा निकलने लग जाए तो वजन कम होता है बेटा। ठीक है, यहां पे वजन बढ़ने लग जाता है, वेट क्या हो जाता है, ज्यादा होने लग जाता है, महिलाओं का वेट इंक्रीज हो जाता है, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगाया, वजन बढ़ जाएगा। अगला लिखो, लड़कियों की जो स्किन त्वचा होती है ना बच्चा, वो कैसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है, स्किन के अंदर तेल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। और लिखना, और लड़कियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में वो पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनका जो मासिक धर्म चक्र है ना वो इररेगुलर हो जाता है। 2-2, 3-3 महीने के लिए लड़कियों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, इररेगुलर हो जाता है, और जिसकी वजह से उनके ओवरी में, अंडाशय में गांठे वांठे बनने का, जिसको आजकल आप सुन रहे होंगे फलानी लड़की को, या आपके परिवार में भी देखते होंगे फाइब्रोइड हो गया ओवरी में, है ना। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, तो इसी को कहते हैं माइग्जेडेमा। बस ये बात आपको याद रखने वाली जरूरत है कि माइग्जेडेमा एक तो लड़कियों में होती है, लड़कों में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। लड़कियों की स्किन वगैरह खराब होने लग जाती है, इस केस में अचानक से वजन बढ़ने लग जाता है ना, और उस लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, 3-3 महीने में एक बार मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें महिलाओं वाली बहुत सारी बीमारियां, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब इसी हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होती हैं। तो अगर कभी भी किसी लड़की को पीसीओडी, पीसीओएस या उनके अंडाशय में कोई गांठ मिली है तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है अपना थायराइड हार्मोन चेक कराओ। टीएसएच का लेवल, जो T3 T4 का लेवल, एक तो ये चेक करता है और एक टीएसएच का लेवल। अब टीएसएच क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये 4 बीमारियां थायराइड हार्मोन के कम बनने से होती हैं। कौन कौन सी एग्जाम में आ जाए, गोइटर, दूसरा कौन सा, हाशिमोटो डिजीज, तीसरा क्रेटिनिज्म, और चौथी माइग्जेडेमा रोग, ठीक है।
अब आ जाओ मैम, अगर थायराइड हॉर्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो लिखिए जरा दूसरी साइड कि अगर थायराइड हॉर्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो जाए। बच्चों हाइपर का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना, अरे हाइपर मत हो, यानी कि तेज मत हो, ऊंची आवाज मत लाओ, गुस्सा ज्यादा मत करो। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अगर थायराइड हॉर्मोन्स कभी ज्यादा बनने लग जाए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूं आपको, हार्मोन्स ना कम ना ज्यादा, दोनों ही गड़बड़ी है। तो अगर हार्मोन, थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाते हैं तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ग्रीव्स डिजीज। कौन सी डिजीज बेटा? ग्रीव्स डिजीज। ये पूछी हुई है एनटीपीसी के एग्जाम में। ग्रीवकारी रोग कहते हैं इसको, ग्रीव डिजीज या ग्रीवकारी रोग इसको कहा जाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में इंसान का अचानक से वजन गिरने लग जाता है। वजन क्या हो जाता है इस बीमारी का? सबसे बड़ा सिम्टम है वेट लॉस। वेट लॉस का मतलब है इंसान एकदम दुबला पतला हो जाएगा, थोड़ा बहुत वजन कम नहीं, 1 साल में इंसान का 25 से 30 किलो वजन घट जाएगा। आप कहोगे भाई साहब क्या हो गया, पिछले साल तो तुम बहुत सही थे, इस साल क्या हो गया तुम्हें अचानक से, क्यों तुम कुपोषण का शिकारी जैसे लग रहे हो? अब वो कहेगा यार मैं खूब खाता हूं लेकिन पता नहीं मेरे शरीर को लगता नहीं है। अरे आपने देखा है ना ऐसा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं खाते कम है लेकिन फिर भी एकदम हट्टे कट्टे हो जाते हैं। तो ये वाला केस वो है बेटा जिसमें इंसान बहुत सारा खाता है लेकिन शरीर को लगता नहीं है। अब कैसे लगेगा? क्योंकि बेटा आपके थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। थायराइड हार्मोन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कितना खाना जो आया है, खाया है किसी इंसान ने, उसमें से कितना खाना अंदर रखना है शरीर के, और जो शरीर के अंदर खाना रहता है वो ही लगता है शरीर को, जो बाहर निकल गया वो थोड़ी ना लगेगा। तो थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस चल रहे हैं भैया, उसे पता ही नहीं है ना? तो आपको बताना है इस बीमारी में वजन कम, अचानक से वजन कम हो जाता है, स्किन पतली हो जाएगी, एकदम मांस एकदम पतला हो जाएगा, पसलियां दिखना शुरू हो जाएंगी। स्किन क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, तो बच्चा पतली हो जाती है बच्चों एकदम। और आंखें जो होती हैं, आंखें ऐसे ब्लफी आइज बोलते हैं या पफी आइज बोलते हैं, आंखें ऐसा लगता है बाहर निकल के गिर जाएंगी। तो आप लिख सकते हो आंखें जो होती हैं वो पफी हो जाती हैं। पफी का मतलब आंखों के बाहर सूजन रहेगी और आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है। तो लिख लेना आंखों में सूजन पैदा हो जाती है। अचानक से ये सारे सिम्टम्स आते हैं 2-4 महीने में। तब आप डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मैं तो खाता भी अच्छे से हूं, बहुत सारा खाता हूं, फिर भी शरीर का वजन नहीं बढ़ रहा है। लड़कों में भी होता है बेटा, ये लड़का लड़की दोनों में होता है ये बीमारी। आपकी क्लास में कोई एक ऐसा महानुभव है जो मुझे ये बता दे कि मैम मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा है, मैं बहुत पतला हूं, दुबला पतला हूं, बहुत खाता हूं उसके बाद भी, है ना? तो ये इस बीमारी को बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज। याद रखने वाली बात यह है कि ये पांचों बीमारी थायराइड हार्मोन्स की वजह से होती है। ये पांचों की पांचों नाम याद कर लो बस आप, लक्षण नहीं आते एग्जाम में, सिम्टम नहीं पूछता है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आयोडीन कम तो बेटा थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे, तो घेंगा रोग हो जाता है। और एक चीज और याद रखने वाली ये है कि जब इंसान के शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं तो उसका वजन बढ़ता है। देखो कम वजन बढ़ रहा, और जब इंसान के शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनते हैं तो उसका वजन कम होता है बेटा, कम होता है, उल्टा होता है यहाँ पे उल्टा होता है। देखो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ गए मैम मैं हूं ये, मैम मैं हूं, है ना? इसका मतलब तुम लोग अपना थायराइड हार्मोन चेक कराओ, है ना? T3 और T4 का लेवल चेक कराओ बेटा, हो गया? तो ये याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो थायराइड हार्मोन्स जो 98% में थायराइड ग्लैंड बनाती है उसकी वजह से ये वाले प्रॉब्लम होती है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, पिछली लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि 2% में एक और हार्मोन बनाती है, और उस हार्मोन का नाम क्या था? उस हार्मोन का नाम था कैल्सीटोनिन। ठीक है, याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड 98% में तो थायराइड हार्मोन्स बनाती है, सिर्फ 2% में क्या बनाती है? कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती है। कौन सा?
कैल्सिटोनिन। तो अगर एग्जामिनर पूछे कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, तो कैल्सिटोनिन को कौन सी ग्रंथि बनाती है? गले वाली। गले वाली कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है मैम, मेरा आईक्यू लेवल थोड़ा कमजोर हो गया है। हाँ ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 3 साल बाद भी 10 किलो वजन भी नहीं बढ़ा। बेटा एक बार अपने देखो, हॉर्मोन्स लड़का लड़की दोनों में कम ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, लड़कियों में हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन बात हो गई है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन दूसरा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि ही बनाती है। अब कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन में क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है। कैल्सिटोनिन मैम हो ना हो किससे संबंधित होगा? कैल्शियम से होगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कैल्शियम कहां कहां होता है? हाँ, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम कहां कहां होता है? मुझे पता है आप लोग क्या क्या बताओगे, सुनिए। आप बोलोगे मैम हमारे नाखूनों में कैल्शियम होता है, नेल्स यानी कि नाखून, नाखून में कैल्शियम होता है, बिल्कुल सही बोला। आप बोलोगे मैम हमारे बालों में कैल्शियम होता है, हेयर्स, बालों में कैल्शियम होता है, मैं कहूंगी बिल्कुल। आप कहोगे मैम हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं, मैं कहूंगी ठीक। आप कहोगे मैम हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, मैं कहूंगी बिल्कुल सही बात है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है क्योंकि 206 हड्डी होती है टोटल, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो, ये 4 तो आपने याद कर ही रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं कैल्शियम हमारे खून में भी होता है। अरे याद करो, मैंने ब्लड क्लोटिंग पढ़ाई थी, रक्त का थक्का जमने वाली केमिकल रिएक्शन बताई थी, तो वहां पे कहा था मैंने ब्लड का क्लोट कौन सा कैल्शियम करवाता है? खून वाला कैल्शियम। तो आपको याद रखना है हमारे खून में भी कैल्शियम होता है बच्चों। अब सुनो, ये हार्मोन क्या करता है, इस हार्मोन का फंक्शन लिखो, क्या काम करता है ये हार्मोन? हार्मोन है, कुछ ना कुछ तो काम होगा, कुछ ना कुछ टारगेट काम होगा, है ना? तो आप देखो क्या काम करता है। मान लो आपका यहां पे खून है, ठीक है, ब्लड है, और मैम ने वहां लिखा है खून में भी कैल्शियम है। जी मैम, ये मान लो आपका खून है, मैं लाल कलर से दिखा देती हूँ, ये खून है, ठीक है। और इस खून के अंदर बीचों बीच इस खून के अंदर कुछ मिला हुआ है, क्या? कैल्शियम मिला हुआ है, कैल्शियम भी है, ठीक है, ये ब्लड का कैल्शियम है। और मान लो यहां पर आपकी एक हड्डी है, बोन, जिसको हम हिंदी में हड्डी या अस्थि कहते हैं, ये आपकी हड्डियां हैं, ठीक है। हड्डियों को भी कैल्शियम चाहिए, और मैंने तो कहा हड्डियों को सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए। हाँ, तो बेटा पता है, जब आपके खून में कैल्शियम एक्सेस हो, खून के अंदर कैल्शियम क्या हो? एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा, और आपकी हड्डी के पास कैल्शियम क्या है? कमी है, हड्डी के पास कैल्शियम की कमी है। हड्डी कह रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, अरे भाई कैल्शियम चाहिए भैया, कैल्शियम चाहिए, नहीं तो मैं पतली हो जाऊंगी, टूट जाऊंगी मैं। हड्डियां कैल्शियम की कमी से टूट जाती हैं, दुबली पतली हो जाती है हड्डियां, हड्डियों से आवाज आने लग जाती है कैल्शियम की कमी से। तो आपकी एक हड्डी चिल्ला रही है कि मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए, है ना? और इस खून के पास कैल्शियम ज्यादा है, तो एक हार्मोन थायराइड ग्रंथि बनाएगी, कौन सा? कैल्सिटोनिन। और मैंने कहा था हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ये तो मैसेज वाले, मैसेज लेके जाते हैं, है ना? याद है ना? तो बेटा एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। और पता है वो क्या करेगा? जो आपके खून में एक्सेस कैल्शियम था उसको अपने साथ, हार्मोन खून में मिक्स होते हैं, है ना, और हार्मोन कहेगा चल कैल्शियम मेरे साथ चल, और मैं तुझे छोड़ के आता हूं तेरे टारगेट पार्ट तक। और हार्मोन्स अपने टारगेट पार्ट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं? खून की सहायता से। तो ये जो एक्सेस कैल्शियम है वो किसके पास पहुंच जाएगा? आपकी हड्डियों के पास पहुंच जाएगा। और ये काम कौन से हार्मोन ने करा है? ये काम करा है कैल्सिटोनिन हार्मोन ने। ये लो, ये लो, नहीं समझ में आया? कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? आपके खून में जो एक्सेस कैल्शियम होता है, जो ज्यादा मात्रा का कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को अपने साथ ले जाता है, और कहां? हड्डियों के पास। तो मैं या तो ये कह दूं कि कैल्सिटोनिन हार्मोन तब बनता है जब हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा होता है,
या मैं इसे कह दूं कैल्सिटोनिन हार्मोन तब बनता है जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है। हाँ जी, दोनों ही बात तो सेम है। तो हमारे खून में जो, मान लो कि आपके खून में 0.4 मिलीग्राम कैल्शियम था जो ज्यादा था, और 0.4 मिलीग्राम कैल्शियम कम था हड्डी के पास। ये लो, यहां ज्यादा था 0.4 मिलीग्राम, यहां कम था। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, इस 0.4 मिलीग्राम कैल्शियम को आपकी हड्डी के पास पहुंचाएगा, तो हड्डियों का काम चल गया, है ना। तो ये काम करता है बेटा, ये काम करता है बेटा। अब आप कहोगे मैम जरूरत क्या है इस हार्मोन की। अरे भैया, अगर ये हार्मोन नहीं आता तो इस हड्डी के पास कैल्शियम की कमी रहती, हड्डियां कमजोर हो जाती, और हड्डियां कमजोर होती है ना तो टिटेनी नाम का एक डिजीज हो जाता है ना। बात समझने की कोशिश करना। तो अगर ये हार्मोन कम बनता तो क्या होता बेटा, तो आपकी हड्डियों तो कैल्शियम की कमी से टूट जाती, पतली हो जाती, है ना, उनसे आवाजें आना शुरू हो जाती। और किसी दिन कोई ज्यादा ही वजन पड़ गया उस हड्डी पे तो बेचारी दुबली पतली सी हड्डी थी, टूटने का डर है, टूटने का डर है ना। तो ये होता है बेटा कैल्सिटोनिन का काम। और याद रखिएगा कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड बनाती है, सिर्फ 2% पे, 2% से काम चल जाता है। हो गया, तो हमारी इसी के साथ थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होती है। दूसरी ग्रंथि लिखो जल्दी से, पैराथायराइड ग्लैंड। ये बड़ी बड़ी ग्रंथियां टाइम ज्यादा खा रही है ना। पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड के पैरों में है बेटा ये, इसलिए इसका नाम पैराथायराइड पड़ा। पैराथायराइड ग्रंथि, मुझे बता सकते हो आप लोग कि ये कहां होती है, इसकी लोकेशन कहां होगी। तो मैम ने बताया था ये भी कहां होती है, गले में होती है, थ्रोट में होती है। और मैम ने एक चीज बताई थी कि थायराइड के पैरों में होती है। पता है कैसे होती है, सुनो आओ बताते हैं। थायराइड कुछ ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड है बेटा, एच जैसा बन रहा है ना, बटरफ्लाई जैसी। ये तो है आपकी थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्रंथि है। अब इस थायराइड ग्रंथि के चारों पैरों में ऐसे 4 पैराथायराइड होती है, 1 2 3 4। ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ये चारों ऐसे लिख देना, ये चारों क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड्स कौन सी होती है, जो थायराइड के पैरों में होती है। कितनी होती है मैम, नंबर में, संख्या में 4 होती है बेटा, इनकी संख्या 4 होती है। अब देखो क्या काम करता है, क्या काम करता है। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है, तो लिखिए, इससे बनने वाले हार्मोन का नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरोक्सी या पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड नहीं, पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स, या इन्हीं हार्मोन्स का एक नाम और भी होता है, इन्हें कहते हैं हम कॉलिप्स हार्मोन। क्या कहते हैं बेटा, कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स वैज्ञानिक का नाम है, यहां पे उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन्स बनते हैं, और पैराथायराइड हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है, इन्हीं को बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। कॉलिप्स वैज्ञानिक का नाम है, जिस वैज्ञानिक ने इस हार्मोन के काम को समझाया था, उनके नाम पे नाम रखा है। ठीक है ना निशांत। हाँ यार, आज लाइट नहीं है ना, लाइट इसलिए एसी नहीं चल रही है। चलो निशांत कुमार, नहीं तुम लोग तो पढ़ाकू के। बेटा क्या इतना गंदी लैंग्वेज क्यों लिख रहे हो आप, किसी और बच्चे को बोल रहे हो तो भी इतनी गंदी गालियों में क्यों बात कर रहे हो बेटा ऐसे। हाँ, ये आपके माँ बाप ने इतने बेकार संस्कार दिए हैं क्या निशांत आपको, किसी दूसरे बच्चे का नाम लेके उसे गाली दे रहे हो। है चलो सुनो, तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन्स या कॉलिप्स हार्मोन्स बनाती है। अब ये हार्मोन क्या करता है वो सुनो, जो काम कैल्सिटोनिन करता है उसका जस्ट उल्टा काम करता है। पिछली स्लाइड पे देखो कैल्सिटोनिन ने क्या काम करा था, खून में जो एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम था उसको उठा के हड्डी के पास भेजा।
अब आप ये भी तो सोचिए ना मैम, ऐसा भी तो हो सकता है किसी दिन खून में कैल्शियम कम है और हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा है, तो खून में भी तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए ना। अगर खून में कैल्शियम की कमी हुई तो ब्लड का क्लॉट कैसे बनेगा, है ना। तो उस समय क्या होता है बेटा, ये हार्मोन निकलते हैं। तो इन हार्मोन्स का फंक्शन लिखो, इनका काम लिखो, क्या काम करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। ये क्या काम करेंगे इस बार यहां पर मान लो आपकी कोई हड्डी है, बोन का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, और इस हड्डी के पास कैल्शियम क्या है, एक्सेस है। एक्सेस का मतलब ज्यादा है इस हड्डी के पास, वही मान लो 0.4 मिलीग्राम कैल्शियम ज्यादा है। और यहां पे आपका ब्लड है, खून है, और खून को भी तो कैल्शियम की जरूरत होती है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्यों होती है ना। तो खून में क्या है, कैल्शियम की कमी है बेटा, डिक्रीज है कैल्शियम। तो अब कौन सा हार्मोन निकलेगा, अब ये हार्मोन निकलेंगे। ये क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम एक्सेस है ना हड्डी वाला, उसको कहां पहुंचा के आ जाएंगे, खून के पास पहुंचा के आ जाएंगे। ये कौन से हार्मोन ने काम करा है, मैं लिख सकती हूं मैम, ये कॉलिप्स हार्मोन ने काम करा है। और कॉलिप्स हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, पैराथाइरॉइड हार्मोन। थायराइड के पैरों में जो होती है उसको पैराथाइरॉइड कहते हैं बेटा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। कैल्सीटोनिन क्या करती है, लास्टली बता रही हूं, खून के ज्यादा मात्रा वाले कैल्शियम को हड्डियों के पास पहुंचाती है, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम होता है। पैराथाइरॉइड या कॉलिप्स हार्मोन का काम होता है जो हड्डी के पास कैल्शियम ज्यादा है उसको कहां पहुंचाना, खून में पहुंचाना। अब आप में से कोई बच्चा बोल देगा कि मैम अगर ये हार्मोन ना निकलता तो क्या होता, तो बेटा आपके खून में कैल्शियम की कमी हो जाती, और खून में कैल्शियम की कमी होती और भगवान ना करे उसी समय आपको चोट लग जाती, तो क्या आपके ब्लड का क्लॉट होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता तो आपकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं, आपका खून निकलता ही रहता, निकलता ही रहता। तो खून में कैल्शियम भी बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो कैल्सीटोनिन और पैराथाइरॉइड हार्मोन्स हमारे खून और हड्डियों के पास कैल्शियम होता है उसको बैलेंस रखने का काम करते हैं। इनका काम है हड्डी के पास जितना कैल्शियम की जरूरत है उतना हड्डी के पास पहुंचता रहे, खून के पास कैल्शियम की जितनी जरूरत है उतना खून के पास पहुंचता रहे। अब मुझे एक बात बताओ आप, एक बात बताओ आप मुझे, जो काम इस हार्मोन ने करा है इसका जस्ट उल्टा काम इस हार्मोन ने करा है, अपोजिट काम करा है इस हार्मोन ने इसका। तो बेटा ऐसे हॉर्मोन्स जो एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, पता है उन्हें साइंस में क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंटरैक्ट हॉर्मोन्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, काउंटरैक्ट हॉर्मोन्स बोलते हैं बेटा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स एक दूसरे के काउंटरैक्ट हॉर्मोन्स कहलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभासी, एक दूसरे का विरोध करने वाले, जो एक काम करते हैं उसका जस्ट उल्टा काम करते हैं, तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ कि एक दूसरे का विरोधाभासी हार्मोन कौन कौन से हो गए हैं, कैल्सीटोनिन और पैराथाइरॉइड हार्मोन्स। ऐसा ही मैं एक और बताऊंगी आपको आगे आज की क्लास में, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन वो भी एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं बेटा, है ना। आई मेरी बात समझ में, बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे पूछे कैल्सीटोनिन का उल्टा कौन सा हार्मोन काम करता है, कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन का उल्टा कौन करता है, कैल्सीटोनिन। तो एक दूसरे का काउंटरैक्ट हार्मोन कौन हो गए हैं, पहली जोड़ी कौन सी होगी, कैल्सीटोनिन एंड पैराथाइरॉइड हार्मोन्स की। दूसरी हम आज की क्लास में ही आपको पढ़ा देंगे। अरे भैया लाइट कब तक आएगी, कितनी गर्मी लग रही। काउंटरैक्ट हार्मोन्स होते हैं ये, बस इसको आप इतना लिख दो, ये काउंटरैक्ट हार्मोन है, मतलब एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, बस इतना याद रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तीसरी ग्रंथि, बस इतनी है, ये छोटी सी है ना। अब तीसरी ग्रंथि लिखेंगे हम जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। बताइए जरा थाइमस ग्रंथि कहां होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैम ने क्या बताया था, कितनी होती है थाइमस, एक ही होती है बेटा, लड़का लड़की सब में एक ही होती है। कहां होती है थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्रंथि चेस्ट कैविटी में होती है, आपकी छाती में होती है, ठीक है, छाती के बीचों बीच सेंटर में होती है, चेस्ट कैविटी में। अब बात ये आती है, हाँ, पैराथायरॉइड हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच बोलते हैं, ठीक है, किसी ने बोला है ना ये, हाँ, मैं बता देती हूँ, ये पैराथायरॉइड हार्मोन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएच लिखते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। चलो आओ यहां पर, थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, वो सुनो, चेस्ट में होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे शरीर की इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है। हाँ, पता है कैसे? सुनो, मैं इसका एक ग्राफ बना के आपको समझाती हूं। जैसे ही आपकी उम्र 5 साल की होते हैं, 0 to 5, 5 साल के बाद इसका साइज बढ़ना शुरू होता है, और जब आप होते हो 25 से 30 साल की उम्र में, तो बेटा इस ग्रंथि का आकार मैक्सिमम होता है, सबसे बड़ा होता है। और जैसे ही आप 28-30 साल के होते हो, उसके बाद धीरे 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 इसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसका आकार घटना शुरू हो जाता है। और पता है, 55-60 साल की उम्र में आते आते इस ग्रंथि का आकार इतना छोटा कि ये गायब हो जाती है, ये गायब हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घट जाता है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है? जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनमें ये ग्रंथि गायब हो जाती है। 60-65 साल के बाद तो ये मतलब लुप्त हो जाती है। देख रहे हो हमारे शरीर में क्या क्या होता है ना? मैंने कहा था ना, हमारा शरीर किसी अजूबे से कम नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो आप सुनिए जरा, क्या कि जैसे ही आप 5 साल के होते हो, तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ना शुरू होता है। 25-30 साल की उम्र में, जब आप जवानी में हैं, है ना, उस समय इसका साइज मैक्सिमम रहता है। और फिर 28-30 साल के बाद ये धीरे 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 अपना साइज कम करना शुरू कर देती है, इसकी सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं, और 55-60 साल के बाद तो ये ग्रंथि क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो बूढ़े लोगों में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। क्या लिखवाऊं इस चीज को? लिख लोगे ना अपने आप नोट्स में? कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? इकलौती ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में, है ना, ठीक है, इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका जो साइज है वो धीरे धीरे खत्म होता रहता है, ठीक है बच्चों। अब मैम ऐसा क्यों, इसके गायब होने से क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ग्रंथि है, हार्मोन बनाएगी। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? तो लिख दीजिए, थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन बनता है उसको थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। थाइमोसिन, थायराइड मत कर देना, थायराइड थायराइड ग्लैंड बनाती है, ठीक है, थायराइड थायराइड ग्लैंड बनाती है, थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। अब बात ये आती है, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? ये थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है बेटा। अब मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूं, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है, संक्रमण आता है, कोई बीमारी होती है, तो उस बीमारी के खिलाफ जो हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम लड़ाई करता है उस इन्फेक्शन से, उस संक्रमण से, और उसको मार गिराता है, और हमारा बॉडी जो है वो उस बीमारी से रिकवर हो जाता है। तो यही जो पावर है इसको इम्यूनिटी कहा जाता है, इसे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। इसका मतलब मैम, बूढ़े लोगों में ये ग्रंथि नहीं है, तो ऐसे लोगों की तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी। जी हाँ, आप देखिए, अगर आपके घर में आपकी दादी है, आपकी नानी है, दादा है, दादी है, तो बेटा उन लोगों को अगर जुकाम भी होता है ना, तो 20 दिन तक जुकाम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन पाती है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है बेटा।
बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका नॉर्मल सा सर्दी जुकाम होता है वो अपने आप ठीक नहीं होता है, उन्हें डॉक्टर से दवा लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं। लेकिन आपकी उम्र है 25-30 साल, जिस समय ये ग्रंथि सबसे बड़े साइज में है जवानी में, उस समय बेटा सर्दी जुकाम होती है तो आप लोग दवाई भी नहीं खाते हो और खानी भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी नहीं खानी चाहिए। आई बात है कि मेरी बात समझ में आई है ना? तो क्योंकि इस उम्र में, ये वाला उम्र है ना, इसमें आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। कोरोना के समय बुजुर्ग लोग कितने सारे निपट गए थे, आपने देखा है ना, क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक वायरस था। बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी तो वैसे ही गायब थी, और एक कोरोना वायरस हुआ 25-30 साल के लड़के को, उसे कुछ नहीं हुआ। 2-2 बार हो गया उसको, 3-3 बार हो गया तो भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेटा उस समय, इस उम्र में आपकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा हाई रहती है, और 55-60 साल के बाद तो धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी खत्म सी हो जाती है। इसीलिए बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो पकड़ लेती हैं, है ना? अब मैम ये कैसे इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। अब बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था हमारे खून में WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या बताया था? इम्यून सेल्स होती हैं वो। WBC कितने टाइप की बताई थी? 5, है ना? 5 में मैंने एक WBC का प्रकार पढ़ाया था, याद करो कौन सा? लिम्फोसाइट बताया था ना। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, याद है कि भूल गए? लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की WBC है। WBC का काम क्या होता है? लड़ाई करना, डिशुम डिशुम करना। किससे लड़ाई करना? इन्फेक्शन से लड़ाई करना। तो ये लिम्फोसाइट भी क्या करती होंगी? इन्फेक्शन से लड़ाई करती होंगी। अब सुनो, ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी? एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। फिर से सुनो, हमारे खून में सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, और सफेद रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। कैसे बचाती है? जब भी बाहर से कोई भी इंफेक्शन आता है, कोई संक्रमण आता है, उसके ऊपर अटैक करती है ना? और मैंने कहा था इस WBC में एक प्रकार की WBC होती है जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है बेटा बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। अब थोड़ा सा आपको बात यहां पे समझने की ये जरूरत है क्या, कि ये जो बी और टी लिम्फोसाइट है, इनमें कुछ इसका योगदान रहता है थायराइड ग्लैंड का। अब क्या योगदान रहता है वो सुनो, मुझे बताओ बी और टी लिम्फोसाइट क्या है? WBC है। ये बनती कहां है? बी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनती है। अरे बताओ जरा, खून कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, तो ये भी कहां बन रही होंगी? बोन मैरो में बन रही होंगी। टी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनती हैं। ये दोनों ही कहां बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। जहां खून होगा, जहां खून बनेगा वहीं तो WBC बनेंगी। तो ये दोनों बनी कहां है? इन दोनों का फॉर्मेशन कहां हुआ है? इन दोनों का निर्माण कहां हुआ है? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में बन तो गई, अब ये होती है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है बेटा, ये सीखती हैं लड़ाई करना इन्फेक्शन से। तो जो बी लिम्फोसाइट है, इसका मैच्योरेशन कहां होता है? ये बोन मैरो में बनती है और बोन मैरो में मैच्योर हो जाती है। जबकि बच्चों टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, लेकिन ये मैच्योर कहां होती हैं? थाइमस ग्लैंड में होती हैं, थाइमस ग्रंथि में होती हैं। थाइमस ग्लैंड इसको मैच्योर करते हैं बेटा। अरे इस चीज को ऐसे समझो, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे, है ना, वो पैदा तो महल में होते थे, उसके बाद वो अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए कहां जाते थे? गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल में वो ये सीख के आते थे कि हथियार कैसे चलाने अगर दुश्मन अटैक कर दे तो। ठीक ऐसे ही समझो, बनी तो टी लिम्फोसाइट कहां है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लेकिन ये मैच्योर होने के लिए, मैच्योर का मतलब
ये इन्फेक्शन से कैसे लड़ाई करेंगी, इस चीज को सीखने के लिए कहाँ गई है? थाइमस ग्रंथि के पास। और थाइमस ग्रंथि से जो थाइमोसिन हार्मोन निकला है, उसने इसको लायक बनाया है। किस लायक? इसे मैच्योर किया है कि इन्फेक्शन आए तो कैसे तुम्हें अटैक करना है, कैसे तुम्हें अटैक करना है। बेटा आई बात समझ में? है ना? तो अब आप लिखो, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बेटा। आपको अगर एक लाइन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं थाइमोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, काम क्या करता है थाइमोसिन हार्मोन। तो लिखो, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी lymphocyte cells, maturation of T lymphocyte cells, lymphocyte cells हिंदी में लिखो, यह है हार्मोन टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के, यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के परिपक्वता में सहायक है, कोशिकाओं की परिपक्वता में सहायक है, उसको मैच्योर करने का काम करता है, परिपक्वता में सहायक है। अब आप मुझे बताओ, अगर टी लिम्फोसाइट अच्छे से मैच्योर होंगी तो जब बाहर से कोई भी इंफेक्शन आएगा तो ये एंटीबॉडीज बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी तो एंटीबॉडीज हथियार हैं, उन हथियारों से इंफेक्शन को मार दिया जाएगा। अब आप सोचिए, आज आपकी उम्र 50-60 साल हो गई, आपके शरीर के अंदर थाइमस ग्रंथि गायब ही होगी, गायब ही होगी तो थाइमोसिन हार्मोन नहीं बना, थाइमोसिन हार्मोन नहीं बना तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर हो पा रही है क्या? नहीं। अरे बनेंगी तो सही लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएंगी। बच्चा पैदा तो हो गया राजा को, लेकिन राजा के बच्चे को हथियार चलाना नहीं आ रहा है क्योंकि सीखा नहीं उसने, तो क्या काम का वो बच्चा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक ऐसे ही टी लिम्फोसाइट बन तो गई लेकिन अब मैच्योर नहीं हो रही है, वो इन्फेक्शन से लड़ाई नहीं कर पा रही है, वो एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है, तो किस काम की है ना? ऐसी बनी हुई भी किस काम की? इसका मतलब इसीलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी क्या रहती है? डाउन रहती है बेटा, इम्यूनिटी कम रहती है। अब मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, अगर किसी इंसान को HIV एड्स हुआ है, नोट डाउन, नोट करके लिख लेना, ठीक है? इस चीज को, नोट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब कभी किसी इंसान के बॉडी में HIV एड्स होता है तो उस इंसान की WBC की संख्या में कमी आती है। अरे कौन सी WBC? लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। लिख देना कि जो HIV एड्स वाला वायरस होता है वो सीधा आता है और टी लिम्फोसाइट के ऊपर चिपक जाता है और टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है। इसीलिए अगर किसी बुजुर्ग इंसान को HIV एड्स हो गया तो बेटा ना के बराबर चांसेस है उस बीमारी से उस इंसान का बचना, ना के बराबर चांसेस हैं बेटा। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे कि HIV एड्स के समय इंसान के शरीर में कौन सी WBC की कमी आ जाती है? टी लिम्फोसाइट की। मैम क्यों आ जाती है? HIV वायरस आता है, आके इस टी लिम्फोसाइट के ऊपर चिपक जाता है, इसको खत्म कर देता है, इसको मार देता है। इसीलिए जिस इंसान को HIV एड्स होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है बेचारे का। 3-4 साल के बाद ऐसा हो जाता है, दुबला पतला, हड्डियां गिन लोगे उसकी, ऐसा हो जाता है। HIV एड्स, HIV वायरस सीधा इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर करता है। अब जिसका इम्यून सिस्टम ही कमजोर है तो भैया उसको तो कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जिस इंसान को HIV एड्स होता है उसको एक बीमारी थोड़ी होती है, उसको कम से कम 20 बीमारियों ने घेर रखा होता है ना? तो याद रखिएगा, क्या थाइमस ग्लैंड चेस्ट में होती है, उम्र के साथ इस ग्रंथि का आकार छोटा होना शुरू हो जाता है,
ये ग्रंथि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। कैसे करती है? तो हमारे खून में जो टी लिम्फोसाइट होती है उसको मैच्योर करती है, ये उनके मैच्योरेशन में हेल्प करती है। और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं, इन्फेक्शन को मारती हैं, है ना? समझ लोगे इस चीज को। और जब किसी इंसान को HIV एड्स होता है तब HIV वायरस कौन से प्रकार की WBC को कम करता है? टी लिम्फोसाइट को कम करता है ना? बात समझ में आ गई? देखो क्लास और होने लगी है तो लाइट आई है अभी। चले अगली ग्रंथि लिखे। अब 3 पढ़ लिया हमने, है ना? 3 पढ़ लिया हमने, थायराइड, पैराथायराइड, और तीसरी कौन सी? फटाक से बताओ। तीसरी हमने पढ़ ली अपनी थायमस। अब लिखेंगे 4 नंबर पे पेनक्रियास। पेनक्रियास, पेनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है? पेनक्रियास ग्लैंड लिखो ना आप पूरा। अग्नाशय ग्रंथि बच्चों कहां होता है ये पेनक्रियास? पेड़ के पत्ते जैसा, मैम ने बताया था, है ना? एब्डोमिनल कैविटी में। कहां पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, उदर गुहा में। अब आप कहोगे मैम ये एब्डोमिनल कैविटी कहां होती है? बेटा जहां पर आपकी छाती खत्म होती है, चेस्ट खत्म होता है, ये चेस्ट खत्म हो गया, यहां से पेट शुरू होता है, इस हिस्से को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, है ना? आगे बात समझ में? एब्डोमिनल कैविटी को हिंदी में उदर गुहा कहा जाता है। अब आइए जरा यहां पर, ये पेनक्रियास कैसा होता है? ऐसा, पेड़ के पत्ते जैसा। मैम दिखाइए। आपने सुना है कि जो हमारे गोवा के सीएम थे, गोवा के सीएम मनोहर पारीकर जी, जिनकी डेथ हो गई थी एक कैंसर से, कौन सा कैंसर था उनको? पेनक्रियाटिक कैंसर। मेरे साथ एक मैम पढ़ाती थी पहले, सुमन मैम, इंग्लिश, अभी भी पढ़ाती हैं खैर। उनकी मम्मी को भी पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ था 2019 में, 1.5 साल में उनकी डेथ हो गई थी। बहुत खतरनाक कैंसर होता है बेटा ये पेनक्रियाटिक कैंसर। इस पेनक्रियास के अंदर जब कैंसर हो जाता है तो इसको पेनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। आपको दिखाती हूं कि ये पेनक्रियास होता कहाँ है। चलिए देखिए आप, ये पेनक्रियास होता कहाँ है, कैसा होता है, कहाँ होता है और कैसा होता है। इस फोटो को देखिए, आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा, मैंने आपको कहा कि जहां पर आपका पेट खत्म होता है, चेस्ट खत्म होता है, ये चेस्ट के ऊपर खत्म हो गया, इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में ये रहा, जैसे पेड़ का पत्ता बन रहा है ना ऐसा, ये आपका पेनक्रियास है बच्चों, इसको पेनक्रियास कहते हैं। ये अग्नाशय है। अब इस अग्नाशय के बारे में आपको कुछ बातें बताती हूं मैं। पेड़ के पत्ते जैसा, लीफ लाइक ऑर्गन होता है, लिख लेना, इसका आकार पेड़ के पत्ते जैसा होता है। इस ग्रंथि की खोज हुई है, किसने खोज की थी इस ग्रंथि की? तो आप लिखिए, इस ग्रंथि की खोज ये किसके द्वारा खोजा गया था? लैंगर हेंस नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। कौन से साइंटिस्ट ने? लैंगर हेंस ने। लैंगर हेंस ने इस ऑर्गन की डिस्कवरी की थी, इसको खोजा था। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि ये जो पेनक्रियास है ना ऑर्गन, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं। अरे कोई भी ऑर्गन होता है, कोई भी अंग होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। हाँ जी मैम। तो इन पेनक्रियाज में कितनी प्रकार की सेल्स होती हैं? तो आप लिखोगे 4 टाइप्स ऑफ सेल। कितने प्रकार की कोशिकाएं? अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। ये मैंने नहीं कहा, ये लैंगर हेंस ने कहा था। अब कौन कौन सी होती है? नंबर 1 पे लिखना है आपको एल्फा सेल, एल्फा कोशिका। सिंबल बनाए, आप एल्फा भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है? सिंबल ना बना के आप पूरा लिख सकते हो एल्फा। नंबर 2 पे जो आती है पेनक्रियास में, वो आती है बीटा सेल, बीटा कोशिका। नंबर 2 पे बीटा कोशिका। नंबर 3 पे आती है डेल्टा सेल, डेल्टा का सिंबल बनाया है, आप पूरा लिख सकते हो, डेल्टा कोशिका। और नंबर 4 पे आती है, उनको बोलते हैं एफ सेल, एफ कोशिका, ठीक है? तो पेनक्रियाज में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये किसने बताया था? ये लैंगर हेंस ने बताया था, ठीक है? चलिए
अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है, मान लिया, इनमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो जहां आपने बीटा लिखा है उसके आगे लिख देना ये मैक्सिमम होती है, बस सबसे ज्यादा याद रखनी है, बाकी कम वम नहीं आता एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा होती है बच्चों। और अब अगला पॉइंट जो मैं बोल रही हूं वो ध्यान से सुनिएगा। पेनक्रियाज की अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये तीनों ही बनाती हैं हार्मोन। ये तीनों ही क्या बनाती हैं? हार्मोन बनाती हैं। और बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है ये बात, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि को आप क्या कहते हो? आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हो। अरे यही तो बताया मैंने, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं उनको एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो पेनक्रियाज की अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल तीनों हार्मोन बनाती हैं, जबकि बच्चों पेनक्रियाज की एफ सेल जो है वो एक जूस बनाती है और उस जूस को बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं इसको? पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, अग्नाशय रस कहते हैं। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम भी होते हैं। और याद करो मैंने कहा था ऐसी कोई ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए उसको आप क्या कहते हो? उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हो, उसको आप बहिस्रावी ग्रंथि कहते हो। यही बताया था? यस मैम। तो आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे कि पेनक्रियाज हार्मोन भी बना रहे, जूस एंजाइम भी बना रहे, यानी कि पेनक्रियाज तो मैम एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है। ये ग्रंथि तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम कर रही है। हाँ जी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। बेटा मिक्स का मतलब क्या होता है? मैम मिक्स का मतलब होता है दोनों का मिक्स हो गया। ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है हमारे शरीर की। कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे मनुष्य के शरीर की मिश्रित ग्रंथि का नाम बताओ, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्रंथि होती है ना। आइए फिर से समझाती हूं आपको मैं इस चीज को। पेनक्रियाज के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। ये तीनों हार्मोन्स बनाती हैं। इसके द्वारा अलग हार्मोन बनता है, पढ़ेंगे ना अभी, रुको। इसके द्वारा अलग हार्मोन, इसके द्वारा अलग हार्मोन। क्योंकि ये तीनों हार्मोन बनाती हैं तो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया अग्नाशय की कौन कौन सी कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती हैं, आंसर क्या होगा? अल्फा, बीटा, डेल्टा। और पेनक्रियाज की जो एफ वाली सेल होती है वो जूस बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो जूस होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, तो खैर वहां पढ़ते हैं हम इसके बारे में। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ग्रंथि तो एक्सो एंडो दोनों की तरह काम कर रही है, तो इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। हाँ जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहीं पे अल्फा सेल है, यहीं पे बीटा सेल है, यहीं पे डेल्टा सेल है, यहीं पे एफ सेल है। तो ये पेनक्रियाज की एफ सेल जूस बना देती है। तो इस पेनक्रियाज में ऐसे जूस होता है। जूस कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में। और इसी जूस के अंदर ये पेनक्रियाज की अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल ऐसे तैर रही होती है बेटा, स्विम कर रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है, जैसे ऐसे लगो। इसीलिए जो आपके साइंटिस्ट हैं ये लैंगरहैंस, इन्होंने कहा कि इन अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल का मैं एक नाम और दूंगा। क्या नाम दूंगा? इन्हें बोलूंगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहूंगा, और हिंदी में कहूंगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहूंगा मैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहूंगा। बेटा आप ज्योग्राफी पढ़े हो ना, ज्योग्राफी में आपने आइलेट पढ़ा होगा। किसको बोलते हैं आइलेट? हाँ, किसको बोलते हैं आप लोग बताओ मुझे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है बेटा कि कौन से ऑर्गन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस ऑर्गन से संबंधित हैं। तो मैम ने कहां पढ़ाया है? पेनक्रियाज। मैं फिर से बता दूं, पेनक्रियाज की एफ सेल जूस बनाती है, और जूस बना के ऐसे पड़ा हुआ होता है, उसी के अंदर अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल, ये तीनों क्या, ये तीनों ना
तैर रही होती हैं उस जूस के अंदर। तो इसको कह दिया क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो कभी भी एग्जाम में ये लाइन लिखी हुई हो ना, तो टूट के पढ़ना किस ऑप्शन पे, पेनक्रियाज पे, अग्नाशय पे, अग्नाशय पे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि पेनक्रियाज की अल्फा सेल कोई हार्मोन बनाती है? जी हाँ। बीटा सेल कोई हार्मोन बनाती है? जी हाँ। डेल्टा सेल कोई हार्मोन बनाती है? जी हाँ। तो ये कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? यहां से बीटा सेल एक बहुत फेमस हार्मोन बनाती है जिसका नाम इंसुलिन है। कितने लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना हुआ है? खैर ये हम कल पढ़ाएंगे आपको, इनसे बनने वाले हार्मोन्स हम कल पढ़ेंगे। सुना है फलाने इंसान को डायबिटीज है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है खाना खाने से पहले, है ना, डायबिटीज है उसको। तो कल मैं आपको बताऊंगी ये डायबिटीज कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है ना, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इसी के इंजेक्शंस क्यों लेते हैं लोग डायबिटीज वाले। राइट मैम, टाइम हो गया। हाँ भाई मुझे भी पता है टाइम हो गया, कल पढ़ेंगे इसके। कल हम पढ़ेंगे बीटा सेल कौन सा हार्मोन, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन, डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन। अनीमिया क्या होता है? अहीर अभिषेक कुमार, बेटा जब भी कभी आपके शरीर के अंदर खून की कमी होती है तो उसको अनीमिया कहा जाता है। ठीक है, कल हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में बिकॉज मुझे सारा कुछ पढ़ाना है इसमें। करेंगे अवनीश जी, करेंगे बहुत जल्दी।